वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। खबर है कि रणवीर सिंह की मूवी को गल्फ यानी खाड़ी के देशों में बैन कर दिया गया है। इसमें बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे देश भी शामिल हैं। बॉलीवुड हंगामा ने सोर्सेज के हवाले से बताया, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में धुरंधर रिलीज नहीं हुई है। इसका अंदेशा पहले से था क्योंकि इस फिल्म को एंटी पाकिस्तान माना जा रहा है। इससे पहले भी ऐसी थीम वाली कई फिल्में गल्फ देशों में रिलीज नहीं हो पाई थी। फिर भी धुरंधर की टीम ने कोशिश की, लेकिन इन सभी देशों ने फिल्म की थीम को मंजूरी नहीं दी है। इसी वजह से धुरंधर को किसी भी गल्फ कंट्री में रिलीज नहीं किया गया है। खाड़ी देशों ने पहले भी राजनीति से जुड़ी फिल्मों पर रोक लगा दी थी, जिसका असर फिल्म के बिजनेस पर भी देखने को मिला था। उसी के साथ देखिए किस तरीके से एक्ट्रेस यामी गौतम को ट्रोल किया जा रहा है। फिल्म धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की वाइफ है यामी गौतम। यामी ने धुरंधर की तारीफ में एक पोस्ट लिखा। यामी ने कहा, आज धुरंधर डे है। आज उन लोगों का दिन है जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में अपना खून, पसीना, पैसा और मेहनत सब कुछ लगा दिया। वो लोग जिनको मैं अपनी फैमिली बोल सकती हूं। आदित्य के साथ साथ पूरी धुरंधर टीम को बधाई। इस फिल्म को बनाने वाला एक एक शख्स अपने आप में बड़ा धुरंधर है। ये फिल्म अब दुनिया में धूम मचाएगी। 2026 का स्वागत अपने तरीके से करेगी। अब ये लोगों की फिल्म बन चुकी है। एक्ट्रेस यामी गौतम को इतना मक्खन लगाते देख लोग सोशल मीडिया पर बोलने लगे, एक नफरती नैरेटिव रखने वाला कपल ऐसी फिल्में बना रहा है जिनमें उनकी फूट डालो और राजनीति करो वाली सोच साफ दिखती है। वो ये सब अपनी तानाशाही जैसी सोच फैलाने और अपने राजनीतिक मालिकों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। उनकी नफरत बिल्कुल साफ नजर आती है। जब ये देश नफरत और भेदभाव की इस नींद से जागेगा, तब ऐसे खुद को सेलिब्रिटी कहने वाले चुनिंदा लोग अपने करियर और जीवन दोनों में गिरावट देखते रह जाएंगे। साथ ही साथ यूपी के मुजफ्फरनगर की ये खबर देखिए। मुजफ्फरनगर में पुलिस पर मस्जिद के मुअज्जिन के साथ गाली गलौच और मारपीट किए जाने का आरोप है। मुजफ्फरनगर में मदीना मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान का आरोप है कि बुधवार सुबह जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकले, सरवट चौकी के पुलिसकर्मियों ने मुअज्जिन से लाउडस्पीकर को लेकर बात करते हुए गलत भाषा का इस्तेमाल किया और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बातें कहीं। इरफान का कहना है कि मस्जिद को जिला प्रशासन से लाउडस्पीकर लगाने की लिखित परमिशन मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन पर गाली गलौज की गई और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी गई। ये पूरी घटना मस्जिद के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अजान पढ़ के मैं यहाँ से, दो लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अब अजान नहीं हो गया। मैं कहा जी अजान तो होने वाली है अभी। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके। तो मैं जैसे अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था, तो आते ही उसने पता नहीं, उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फ़ोन करके यहाँ बुलाया। तो जब ये 3-4 और आ लिया, दरोगा आ लिया। तो यहाँ क्या लगा, अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से ही हो रही। पहले माइक पे हमारे होते और माइक लगे थे, हमने उतार लिया उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाज़त दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कह लिया परमिशन कहाँ है? मगर ये लग रही। तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। वो कह रहे थे पिछवाड़े में घुसाड़ दूंगा तो परमिशन को भी तुम्हारी। हमारे साथ ही अंदर गए नमाज के बाद, तो वहाँ से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दी हो तो पाकिस्तान भेजाओ, तुम यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात उसने, जिसने मेरे बजाय आया जी। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम इदारों के लोगों ने मुअज्जिन से मुलाकात की। इसके बाद सीनियर पुलिसकर्मियों को लिखित शिकायत देते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, सारी परमिशन होने के बावजूद पुलिस जब मस्जिद के मुअज्जिन को धक्का देती है, तब धार्मिक एकता वाला प्रेम कहां चला जाता है। महाराष्ट्र के पालगढ़ से आई इस खबर ने सबको चौंका दिया है। 21 साल की एक लड़की पुलिस थाने जाती है उसके साथ हुए अपराध के लिए रिपोर्ट लिखवाने। थाने में मौजूद पुलिस कांस्टेबल शरद भोगड़े रिपोर्ट लिखने के बजाय उस लड़की को ही अपनी हवस का शिकार बना लेता है। पीड़िता इसकी शिकायत सीनियर पुलिस अफसरों से करती है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर कांस्टेबल शरद भोगड़े के खिलाफ जांच बैठाई गई है। उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। आईटी सेल में सन्नाटा है। गोदी मीडिया की खबरों से पुलिस कांस्टेबल का नाम गायब है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, कांस्टेबल का नाम है शरद भोगड़े। गोदी मीडिया आरोपी का नाम क्यों नहीं दिखा रहा है? साथ ही साथ लोग पूछने लगे, यानी अब भारत की महिला शिकायत करने पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां भी कुछ हैवान ताक लगाए बैठे हैं।
उसी के साथ खबर निकल कर आई है एक्टर सोनू सूद के हवाले से। एक्टर सोनू सूद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पहले ही 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन है। इस बार भारत भी कुछ ऐसा ही फैसला ले सकता है। हमारे बच्चे भी यादगार बचपन, परिवार से मेलजोल और स्क्रीन से दूर रहना डिजर्व करते हैं। देश के फ्यूचर के लिए जो हमारी सरकार ने फैसला लिया है, काबिले तारीफ है। ये फैसला आने वाले दिनों में दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। कल के बेहतर भारत के लिए हमें अपने बच्चों को आज ही से तैयार करना होगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से तो बचा लोगे, लेकिन स्कूलों में घूम घूम कर स्टूडेंट्स को परोसे जा रहे इस जहर से कैसे बचाओगे? दुर्गा बंतु काली बन, दुर्गा बंतु काली बन। साथ ही साथ लोग बोले सिर्फ 16 साल वालों के लिए नहीं, बल्कि 60 साल या उससे ऊपर वालों के लिए भी सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए आजकल के भिखारी कितने प्रोफेशनल हो गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी तो उन्हें एक भिखारी मिलता है। सारा अली खान उसे बिस्किट के पैकेट्स देने लगती है। भिखारी तुरंत इनकार कर देता है, बोलता है मैडम मैं बिस्किट नहीं खाता, मेरा सीना जलता है। ये सुनकर एक्ट्रेस सारा अली खान हैरान हो जाती है, सोचने लगती हैं कि अब क्या करूं। फिर पास में मौजूद कुछ लोग एक्ट्रेस से कहते हैं मैम आप जाइए। एक्ट्रेस गाड़ी से चली जाती है। मैडम मैं बिस्किट नहीं खाता, मेरा सीना जलता है। थैंक यू मैम, आप जाओ मैम, आप जाओ मैम। हाँ मैम आप जाओ। हाँ इस पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चल रहा है। बताइए इस अमृत काल में भिखारी भी कितना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। उसने बिस्किट लेने से सीधा मना कर दिया। साथ ही साथ लोग कहने लगे इनको अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए ठेके पर जाकर बोतल भी लगाना होती है, इसलिए ये लोग ज्यादातर कैश लेते हैं, फूड पार्सल्स को मना कर देते हैं। गजब बेइज्जती है। उसी के साथ खबर है यूट्यूबर सौरव जोशी के हवाले से। यूट्यूबर सौरव जोशी को पिछले कुछ दिनों से लोग ट्रोल कर रहे हैं। वजह है उनकी शादी। रिसेंटली उन्होंने शादी की है। जाहिर है उन्होंने अपनी शादी का व्लॉग बनाकर डाला है। खबर है कि सौरव जोशी के सपोर्टर्स अब उनके बचाव में आ गए हैं। सौरव जोशी के फैंस दावा कर रहे हैं कि यूट्यूबर सौरव जोशी अपनी यूट्यूब वीडियोज से महीने का 21 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है। उसका छोटा भाई पीयूष जो अभी 15 साल का ही है, उसकी महीने की कमाई 15 लाख रुपए से ज्यादा है। उसका भी अपना गेमिंग चैनल है। $2.4 मिलियन पर महीना कमाता है, जो कि इंडियन रुपीस में होता है 21 करोड़ 11 लाख एंड 8,800 कुछ। और इसका एक भाई भी है, ये भी $30,000 पर महीना कमाता है, जो कि 25 लाख के समथिंग होता है। और अभी ये 15-16 साल का है। और कौन दोनों भाइयों को छपरी। इस तरह का दावा करने वाले सौरव जोशी के फैंस भी अब लोगों के रडार पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है भाई सौरव जोशी कमाई करता होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी भी मत फेंको कि गले से ना उतरे। तुम एक वेबसाइट के आंकड़े बता रहे हो जो सिर्फ अंदाजा लगाती है, एक्चुअल कमाई नहीं दिखाती। क्रिएटर्स का आधा पैसा तो यूट्यूब और आधा सरकार रख लेती है। फेंको लेकिन इतना कि हजम हो जाए। साथ ही साथ लोग कहने लगे इस हिसाब से तो सौरव 10 साल से 2,500 करोड़ कमा चुका है, यानी अब सौरव जोशी अडानी को पीछे छोड़कर ही रुकेगा। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है मेरठ से। यूपी में पुलिस ने डॉक्टर शीबा खान को अरेस्ट किया है। डॉक्टर शीबा खान के खिलाफ हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने शिकायत की थी। इन लोगों ने आरोप लगाया कि शीबा ने भड़काऊ पोस्ट लगाया है। डॉक्टर शीबा ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए ब्लैक डे का सोशल मीडिया पोस्ट किया और म्यूजिक में असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच को लगा दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि योगी के यूपी में हिंदूवादी संगठन के लोग फैसला करते हैं कि क्या भड़काऊ है। पुलिस फिर तुरंत एक्शन ले लेती है। ये गिरफ्तारी किसी नफरत के चलते नहीं, बल्कि एक मुसलमान के दुख जाहिर करने पर हुई है। साथ ही साथ लोग पूछने लगे, यानी अब बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करना भी जुर्म हो गया है? अगर ऐसा करोगे तो जेल होगी। अगली अपडेट निकल कर आई है कोलकाता से। कोलकाता में जो पेटीज बेचने वाले मुस्लिम शख्स के साथ मामला पेश आया था, उस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। खबर है कि पेटीज बेचने वाले मुस्लिम शख्स को पीटने वाले सौमिक गोल्डर, स्वर्णेंदु चक्रवर्ती और तरुण भट्टाचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एडवोकेट सयान बनर्जी की शिकायत के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुस्लिम शख्स ने एक चैनल से बातचीत में यह भी खुलासा किया कि उस दिन मेरे अलावा
2 और पेटीज बेचने वाले मुस्लिम लोगों को पीटा था। एक शख्स को प्याज से बने पकोड़े बेचने पर भी पीटा था। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक पब्लिक रैली के दौरान कहा, बीजेपी बंगाल में जो नफरत फैलाना चाहती है कामयाब नहीं हो पाएगी। भगवा गमछा डाले वो तमाम लोग उसी दिन अरेस्ट हो गए थे। गीता का पाठ करने के लिए प्रोग्राम कौन करता है? गीता पढ़ना हो या कोई आयत पढ़ना हो, मन में भी पढ़ी जा सकती है। सीएम ने कहा, मैं बता देना चाहती हूं कि ये बंगाल है, यूपी नहीं। यहां ये सब नहीं चलेगा। यहां सभी मजहब के लोग एक साथ रहते हैं। जो कोई भी ऐसा अपराध करेगा सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है उमर खालिद के हवाले से। उमर खालिद 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। उनको दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये अंतरिम जमानत होगी। उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। इसकी मोहलत 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक तय की गई है। हालांकि कोर्ट ने खालिद को अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है। उमर खालिद न तो किसी गवाह से और न ही इस मामले से जुड़े किसी भी शख्स से कांटेक्ट करेंगे। खालिद अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देंगे और अपना फोन चालू रखेंगे। उमर खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद सिर्फ अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलेंगे। इसके साथ ही खालिद को सिर्फ अपने घर पर रहना होगा या उन जगहों पर जहां उनकी बहन की शादी की रस्में होंगी। अंतरिम जमानत की मोहलत पूरी होने पर उमर खालिद को 29 दिसंबर की शाम को खुद को सरेंडर करना होगा। खालिद के सरेंडर के तुरंत बाद इसकी जानकारी की रिपोर्ट अदालत को भेजी जाएगी। सोशल मीडिया पर चल रहा है, मुद्दत बाद अच्छी खबर सुनने को मिली। इंशाअल्लाह उम्मीद है जल्द ही तमाम एक्टिविस्ट को जमानत भी मिलेगी। उसी के साथ खबर निकलकर आई है दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में हवा लगातार खराब है। हवा की क्वालिटी को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए जारी की जाने वाली ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग को ऑफिशियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आंकड़े सरकार जारी नहीं करती बल्कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जारी करती हैं। यानी सरकार बोल रही है कि ग्लोबल रैंकिंग को हम नहीं मानेंगे, हम जो एयर क्वालिटी का रैंकिंग बताएंगे वही सही माना जाएगा। एक तरफ सरकार का यह बयान आया, दूसरी तरफ यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा, एक नई चीज पता चली, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कमरे के AQI को मेजर कर सकते हैं। ये देखिए, मैं भी एक मेजरिंग टेप से AQI निकाल रहा हूं, लेकिन ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की है। एक नई चीज पता चली है दोस्तों कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कमरे के AQI को मेजर कर सकते हैं। 31 डिग्री सेल्सियस है इस कमरे का AQI। लेकिन ये मेरी थ्योरी नहीं है, ना, ये थ्योरी है हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की। ध्रुव राठी ने पूछा, क्या ऐसे राजनेता एयर पोल्यूशन के मुद्दे को सॉल्व कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो धर्म के नाम पर बेवकूफ बनकर इन्हें वोट करते हैं। मुझे बस तरस उन लोगों पर आता है जो हमेशा बेवकूफ बनते रहते हैं। ऐसे स्टूपिड पॉलिटिशियंस को वोट देने पर हमेशा धर्म के नाम पर बेवकूफ बनते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।